सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज एक स्पेशल आर्टिकल द हिंदू के ओपिनियन पेज से करने वाले हैं। क्रम्बलिंग कॉन्फिडेंस रेजिलिएंट बैंक्स इसका टाइटल है। बहुत ही प्यारा सा इन्फॉर्मेटिव सा और छोटा सा आर्टिकल है। आधे घंटे से छोटी क्लास होगी आज। इस आर्टिकल में आपको बताया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक, अडानी के मामले को कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे सभी को भरोसा दिलवा रहा है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर अभी भी मजबूत है। शुरू करते हैं आर्टिकल को। आज का क्विज़ अपना देख लो, सिर्फ ट्रांसलेट करते मत रह जाना, साथ साथ में जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ उनको यहाँ पे अप्लाई करना। ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन, हर चीज़ आपको यहाँ पे कवर्ड मिलेगी। लास्ट में करवाऊंगा क्लास के इस क्विज़ का सोल्यूशन। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी क्रम्बलिंग कॉन्फिडेंस रेजिलिएंट बैंक्स। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भरोसा और बैंक का मतलब आप जानते ही हैं। कह रहा है जी बैंक जो है ना वो तो है हमारे रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब है जो गिर के उठने की ताकत रखता हो, ऐसी चीज़ जो बहुत फ्लेक्सिबल हो, टफ हो, इलास्टिक हो। आप नीचे गिरा दें लेकिन वो फिर खड़ी हो जाए, है ना। और क्रम्बल करने का मतलब होता है ढह जाना, कोलैप्स कर जाना, चकनाचूर हो जाना। तो कह रहे जी कॉन्फिडेंस जो है ना लोगों का, पब्लिक का, वो हो रहा है क्रम्बल अडानी के मामले को सुन करके। लेकिन बैंक जो है हमारे वो अभी भी हैं रेजिलिएंट, अभी भी वो इलास्टिक हैं, टफ हैं, अपनी जगह पे बने हुए हैं। बात आ गई समझ में। ये क्रम्बल और रेजिलिएंट दोनों वर्ड्स को नोट करें, अभी आपको वोकैब में भी ये वर्ड्स करवाए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी द रिसेंट राउट इन अडानी ग्रुप शेयर्स has triggered widespread concerns about the group's level of indebtedness। कह रहे जी जो रिसेंट राउट आया है, अभी एक नया वर्ड है आपके लिए, राउट। राउट का मतलब होता है बड़ा झटका, बड़ी नाकामयाबी, डिबैकल बोल दो, सेटबैक बोल दो। कह रहा है जी जो बड़ा सा झटका आया है, राउट आया है अडानी ग्रुप के शेयर्स में। कह रहे इस झटके ने ना, इस गिरावट ने ट्रिगर कर दिया है। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, किसी चीज़ को उकसाना। जैसे बंदूक का ट्रिगर दबा के आप गोली को चलाते हैं ना, वैसे ही इस ग्रुप के शेयर्स के जो राउट है, जो गिरावट है, उसने भी गोली से चला दी है, ट्रिगर कर दिया है ऐसे कंसर्न्स को, ऐसी चिंताओं को जो है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब है जो फैली हुई हैं हर जगह, जो आजकल आपको हर जगह दिखाई देंगी। और ये चिंताएं किस बारे में भाई? अबाउट लगा के बता रहा है, इस ग्रुप के उस लेवल के बारे में जो है इंडेटेडनेस का, कर्जदारी का। ये नया वर्ड है, अभी ब्रेक करके आपको बताएंगे। इंडेटेडनेस मतलब कर्जदारी। तो जैसे ये भूचाल आया ना, जो शेयर्स में शेयर गिरने लगे हैं, उससे एक ट्रिगर हो गया है वाइड स्प्रेड कंसर्न, सब जगह चिंता। और ये चिंता इसी चीज़ को लेकर के है निवेशकों के मन में कि अडानी ग्रुप की कर्जदारी का लेवल क्या है। कहीं इतना कर्जा तो इसने ओट नहीं लिया है जिसको ये कभी चुका ना पाएगा। समझ आ गया सेंटेंस? चलिए अब वर्ड्स को देखेंगे और स्ट्रक्चर को देखेंगे। राउट आपका सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी है हैज़ ट्रिगर्ड। राउट का मतलब होता है नाकामयाबी, बड़ा झटका, बड़ी गिरावट, सेटबैक, डिबैकल, है ना। राउट वर्ड को इस राउट वर्ड से कंफ्यूज मत करना। देखो ध्यान से देखो, इसके लास्ट में लग रहा है ई और इसके लास्ट में ई नहीं लग रहा, दोनों को राउट बोल रहे हैं। लेकिन ये जो राउट है इसका मतलब होता है रास्ता, वे यानी कि पाथ। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया भाई किस राउट से जाओगे आप, इसको रूट भी बोलते हैं, राउट भी बोलते हैं। भाई कौन सा रूट पकड़ोगे आप, ये कौन से राउट को पकड़ोगे? आ रही ना बात समझ में? तो ये रास्ते वाला राउट है, पीछे ई लगा हुआ है, और ये एक नाउन है दूसरा राउट जिसके पीछे ई नहीं आ रहा। इसका मतलब होता है बड़ा सा झटका, बड़ा सा सेटबैक या बड़ा सा डिबैकल। अब एक तीसरा वर्ड और है जिसको हम बोलते हैं रूट। रूट इसका मतलब होता है जी जड़। अब जड़ को रूट ही बोलते हैं, कुछ और वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, है ना। बेसिक आधार जो किसी चीज़ का होता है उसको बोलते हैं रूट यानी कि जड़। तो ये तीनों अलग वर्ड्स हैं, दिमाग में बिठा लेना। ट्रिगर करना, किसी चीज़ को उकसाना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करना। वाइड स्प्रेड वो चीज़ है जो स्प्रेड है हर जगह, वाइड बहुत बड़े एरिया में, जो परवेसिव है, यूबिक्यूटस है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह विद्यमान है, फैली हुई है ना, वाइड स्प्रेड। इंडेटेडनेस वर्ड बना है डेट से। डेट का मतलब होता है कर्जा, कर्जा। और अगर आप डेटेड हैं तो आप कर्जदार हैं, और अगर आपके पास इंडेटेडनेस है तो ये आपकी कर्जदारी है। आई बात समझ में? डेट का मतलब कर्जा। देखो डेब्ट में बी जो है ना, इसको बोला नहीं जाता, लिखा क्या गया है डेब्ट, डेब्ट, लेकिन बोला क्या जा रहा है डेट, है ना। बी को साइलेंट रखते हैं। तो डेट का मतलब है कर्जा,
डेटेड का मतलब है कर्जदार और इंडेटेडनेस का मतलब है कर्जदारी है ना। तो ये वर्ड ऐसे बना हुआ है। आगे बढ़े, प्यार से समझ देता हूँ एक एक चीज़। मैं कोशिश करूँगा जितना लॉजिक हो सके इंग्लिश में घुसाने की, ताकि ये चीज़ें आपको डराए नहीं कम से कम, है ना। आगे बढ़ के इस आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ पाएँ स्मूथली। और उसी के साथ में जिन प्यारे बच्चों ने अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ज़रूर से कर लेना। YET योर इंग्लिश ट्यूटर, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। सारे मेरे कोर्सेज, सारी मेरी क्लासेस कॉन्सेप्ट और लॉजिक बेस्ड होती हैं। तो अगर लॉजिक से सीखना चाहते हो, इंग्लिश में राइटिंग करना, UPSC स्टेट PSC एग्जाम्स के लिए रिपोर्ट, ऐसे प्रेसी लिखना, तो राइटिंग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर लॉजिक से बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो तो सारे क्वेश्चंस बैंकिंग के आपको प्रिपेयर करवाए जाते हैं कंसेप्चुअल लेवल पे लॉजिक्स के साथ। इसका कोर्स का भी फ़ायदा ले सकते हो बैंकिंग के कॉम्बो में। इसी तरीके से SSC का कोर्स भी अवेलेबल है। सारे SSC एग्जाम सिंगल कोर्स में कवर करते हैं सभी वैरायटी के क्वेश्चंस को, अगेन विद लॉजिक। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से बात कर सकते हैं थ्रू द व्हाट्सअप। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है। आज के वर्ड शुरू होंगे रेजिलियंस से और आगे बढ़ते जाएंगे। रेजिलियंस एक नाउन और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब है, अभी बताया था ना आपको, जो गिर करके खड़ा हो जाए। तो गिर करके खड़े होने की क्वालिटी ही आपकी रेजिलियंस है। योर एबिलिटी टू बाउंस बैक ही आपकी रेजिलियंस है। इसको अपने रियल लाइफ से जोड़ के देखते हैं। मान लीजिए एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसा स्टूडेंट है जो 3 बार किसी एग्ज़ाम में फेल हो गया, प्रीलिम्स भी पास नहीं हुआ, लेकिन चौथी बार उसने अपनी तैयारी को इतना अच्छे से किया कि प्रीलिम्स, मेंस, फाइनल इंटरव्यू सब पास करके उसने जॉब ले ली। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो आप बोलेंगे कि इस लड़के में ना रेजिलियंस बहुत है, ये कितना भी गिर जाए, कितना भी ये नाकामयाब हो, फेलियर देखे, पर इसकी एबिलिटी है कि ये बाउंस बैक करता है। ये लड़का या लड़की हारने का नाम नहीं लेती है। तो ये ऐसे बनता है रेजिलियंस वर्ड। आज के आर्टिकल में इसकी एडजेक्टिव फॉर्म आप देख चुके हैं। थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया शीट को, है ना। इंडियन इकोनॉमीज रेजिलियंस हेल्प्ड अस कोप विद द रिसेशन ऑफ 2009। इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस ने, गिर करके उठने की ताकत ने, मजबूती ने हमें मदद किया कोप विद करने में, सामना करने में 2009 की मंदी का। कोप विद एक फ्रेजल वर्ब है, डील विद, कोप विद, है ना, ग्रैपल विद, कंटेंड विद, पुट अप विद, ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स बताती हैं किसी चीज़ से निपटने या सामना करने को। चलिए, वर्ड हो गया ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस आप जानते हैं, ऐसी चीज़ जो हर जगह विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंट है, वाइड स्प्रेड है, हर जगह फैली हुई है। जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक बैग्स आर यूबिक्यूटस। प्लास्टिक की थैलियाँ हर जगह आपको मिलेंगी, दे आर यूबिक्यूटस। ओमनी प्रेजेंट, परवेसिव, इसके सिनोनिम्स हैं। आज वाइड स्प्रेड नाम का सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। इसकी 2 नाउन फॉर्म्स भी हैं, यूबिक्यूटी या यूबिक्यूटसनेस। हर जगह मौजूद होने की क्वालिटी आपकी यूबिक्यूटी होती है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है जी कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट बोल के देखो इसको, कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप में अडानी ENT, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट। तो अडानी ग्रुप क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट है, बहुत सारी कंपनियों का पार्ट है। जैसे अंबानी ग्रुप है, अंबानी एनर्जी भी है उसके अंदर, जियो भी है, और सब कुछ है अंबानी के ग्रुप के अंदर। तो ये कॉन्ग्लोमरेट कहलाते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस जिनकी बहुत सारी कंपनियां ग्रुप के नीचे होती हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च हैज़ लेवल्ड सेवरल एलिगेशंस, एलिगेशंस कर लेना इसको, ठीक है, यहाँ S लगा लेना, सेवरल एलिगेशंस ऑफ कॉरपोरेट मिसमैनेजमेंट अगेंस्ट अडानी कॉन्ग्लोमरेट। हिंडनबर्ग रिसर्च ने लेवल किया है, खड़ा किया है। लेवल का मतलब होता है सामने रखना, खड़ा करना। तो उसने सामने रखा है बहुत सारे आरोपों को, एलिगेशंस को, जो हैं कॉरपोरेट मिसमैनेजमेंट के, धंधे में उल्टे सीधे कामों के। और किसके सामने रखा है, ये रखा है अडानी कॉन्ग्लोमरेट के सामने। ग्रुप या एम्पायर भी बोल सकते हैं कॉन्ग्लोमरेट को आसान भाषा में। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, लास्ट वर्ड है आज का, सरकमस्पेक्ट। ब्रेक करके, तोड़ करके समझा चुका हूँ मैं। स्पेक्ट का मतलब है देखना, स्पेक्ट से ही बनता है स्पेक्टेटर, यानी कि दर्शक, देखने वाला। और सरकम का मतलब है चारों ओर। अब ये बताओ, जो आदमी हर मूव करने से पहले, हर कदम रखने से पहले चारों तरफ देखता हो, कैसा आदमी होगा वो? अरे बहुत ही केयरफुल और कॉशियस आदमी होगा। सरकमस्पेक्ट का मतलब यही होता है, आप चारों तरफ निगाह रखते हैं, बहुत केयरफुल और कॉशियस आदमी है, यू आर सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट को केयरफुल, विजिलेंट, वेरी, प्रूडेंट, मेटिकुलस सभी वर्ड से बताया जाता है। आज विजिलेंट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लिटिल किड्स शुड बी सरकमस्पेक्ट वाइल डीलिंग विद द स्ट्रेंजर्स। छोटे बच्चों को सरकमस्पेक्ट या केयरफुल होना चाहिए, ध्यान रखने वाला या चौकन्ना होना चाहिए, स्ट्रेंजर से डील विद करते हुए, अनजान आदमियों से बातचीत करते हुए। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आज, विजिलेंट, है ना, विजिलेंट।
चलिए 4 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए हैं। आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें। आज की टोन है रिपोर्टिंग, ठीक है। और रिपोर्ट करके आपको बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का सेंट्रल बैंक, वो अडानी ग्रुप के इस डिबैकल को, इस बहुत बड़ा जो इसमें भूचाल आया है ना, इसको कैसे देखता है और आम जनता के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या संदेश है, क्या मैसेज है। आज की टोन है रिपोर्टिंग, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो टोन है ना इस आर्टिकल में, वो है निहायत ही डिफेंसिव, ठीक है। और डिफेंसिव होने के साथ साथ है अश्योरिंग। डिफेंसिव का मतलब होता है जो डिफेंड करे, जो बुरे वक्त में भी अपनी जो है मजबूतियों को देखे। डिफेंड करने वाला आदमी वही होता है जो अपने आप को डिफेंड कर सके बुरे वक्त में। और अश्योरिंग का मतलब होता है दूसरे को भरोसा दिलाने वाला। तो रिजर्व बैंक इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को डिफेंड भी कर रहा है, उसकी मजबूतियां भी गिना रहा है और साथ में आम जन को अश्योर भी कर रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है आर्टिकल में। अब शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को। कुछ गलतियां मैंने जानबूझ करके रखी हैं, हो सके तो उनको पकड़ के देखना, फिर मैं एक एक आपको बताऊंगा। इसमें एरर्स मिलेंगी आपको 3-4 जानबूझ के रखी हुई। कह रहा है जी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द आरबीआई एट February 5th said that as per its current assessment the banking sector remained resilient and stable। कह रहे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सरकारी एजेंसी है जिसके आगे द भी लगा हुआ है, जिसका आर बी और आई भी बड़ा किया हुआ है प्रॉपर नाउन बना के। कह रहे ये जो सरकारी एजेंसी है ना आरबीआई, इसने फरवरी 5 को ऐसा कह दिया। क्या कहा भाई इसने, सेड क्या किया इसने ये कहा ये कहा कि इसकी करंट, इसकी हाल फिलहाल की असेसमेंट के हिसाब से, जायजे के हिसाब से, अप्रेजल के हिसाब से जो बैंकिंग सेक्टर है भारत का, वो बना हुआ था बहुत ही रेजिलिएंट, बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्टेबल, बहुत ही स्थिर। आगे बात समझ में, ये इसका कहना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई आपका सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है, पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। क्योंकि पास्ट का टाइम आपको दे दिया गया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाने का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। अगर ये फरवरी 5 ना दिया होता, पास्ट का टाइम ना बताया होता, तो आप यहाँ सेड के साथ में हैज सेड भी लिख सकते थे। समझ रहे हो ना इस रूल को। जब भी सेंटेंस में पास्ट का टाइम दे दिया जाए तो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल ना किया जाए, तो इसलिए हमने सिर्फ सेड लगा के छोड़ दिया, हैज को नहीं लगाया। सेक्टर की वर्ब है रिमेंड, बैंकिंग सेक्टर की। रिमेंड का मतलब है बना हुआ। रेसिलिएंट मतलब समझ ही गए आप, इलास्टिक हो, फ्लेक्सिबल हो, गिर के उठने की ताकत रखता हो। स्टेबल का मतलब होता है जो फ्लक्चुएट ना करे, जो स्थिर हो। चलिए अब सेंटेंस में एक एरर है, पकड़ में आई आपके? आई या नहीं आई? आई है एरर पकड़ में, तो ये आएगी प्रेपोजिशन की। याद रखें दिनों से पहले, दिनों का मतलब क्या है? डेट और डे। चाहे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार हो, चाहे 5 जनवरी, 10 मार्च या 3 अप्रैल हो, समझ गए ना, डे और डेट। इससे पहले हम यूज़ करते हैं ऑन को। ऑन 5 जनवरी, ऑन 10 फरवरी, ऑन 14 फरवरी, है ना, ऑन मंडे, ऑन थर्सडे और ऑन संडे। ऐड कब लगाते हैं जी? ऐड लगाते हैं सर टाइम से पहले। ऐड 5 o'clock, ऐड 10 o'clock, ऐड 10 o'clock इन द नाइट, ऐड 5 o'clock इन द इवनिंग। और इन कब लगाते हैं? इन लगाते हैं ड्यूरेशन से पहले। ड्यूरेशन मतलब जैसे कई दिनों की ड्यूरेशन बन के बनता है वीक, या फिर बनता है मंथ, या फिर बनता है ईयर। तो इन द लास्ट वीक, है ना, इन द प्रीवियस मंथ, इन द अपकमिंग ईयर। तो ये इन, ऑन और ऐड का चक्कर संभाल के रखना। दिनों से पहले ऑन, वक्त से पहले ऐड, और ड्यूरेशन से पहले मंथ, वीक, ईयर, डेकेड, सेंचुरी, उससे पहले इन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, यही गलतियां मिलेंगी आपको छोटी छोटी जानबूझ के रखी हुई हैं। कह रहा है जी वेरियस क्राइटेरियन रिलेटिंग टू कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर हेल्दी, द सेंट्रल बैंक सेड इन अ स्टेटमेंट ऑन द हेल्थ ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर। कह रहा है जी बहुत सारे जो क्राइटेरियन हैं, क्राइटेरियन का मतलब होता है मापदंड, कसौटियाँ, स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क, यार्डस्टिक। कह रहे हैं जी बहुत सारे पैमाने जो हैं, मापदंड जो हैं, जो जुड़े हुए हैं, रिलेटिंग टू हैं इन सभी चीज़ों से। पहली चीज़ है कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल मतलब पूंजी, एडिक्वेसी मतलब पर्याप्तता। भाई पूंजी कितनी है बैंकिंग सेक्टर में, वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है या नहीं। तो कह रहा है एक तो ये पैमाना। दूसरा एसेट क्वालिटी, बैंकों के एसेट कैसे हैं, जो चीज़ें उन्होंने लोन लेकर के, गारंटी लेके लोन रखी हैं, वो प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, तो वो कहलाती हैं एसेट्स। तो एसेट्स की क्वालिटी कैसी है। तीसरा लिक्विडिटी, यानी कि नकदी कितनी है बैंकों में। चौथा प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक कितना पैसा कमा रहे हैं। कह रहे हैं इस किसी पैमाने को ले लोगे ना, तो सारे पैमाने जो हैं
वो हेल्दी हैं, बड़े ही स्वस्थ हैं। ऐसा हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा एक स्टेटमेंट में, और ये स्टेटमेंट थी स्वास्थ्य को लेकर के, करंट स्टेट को लेकर के इंडियन बैंकिंग सेक्टर की। सिंपल सेंटेंस है ना, लोड तो नहीं ले रहे कोई। सेंट्रल बैंक की वर्ब है सेड, क्राइटेरियन की वर्ब है आर। अब इसमें एक एरर और पड़ी हुई है, बताओ ज़रा ढूंढ के, मिली कि नहीं? बताया करो कमेंट्स में यार, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स। चलो, एरर पड़ी हुई है सर यहाँ पे नाउन वाले चैप्टर में से, और एरर का है सिंगुलर और प्लूरल नाउन की। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ये है सिंगुलर और क्राइटेरिया ये है प्लूरल। जब पीछे ऑन लग जाए या पीछे अम लग जाए तो वो होते हैं सिंगुलर, और ऑन को हटा के या अम को हटा के ए लगा दें तो वो बन जाता है प्लूरल। अब ये मत बोलना सर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, भैया ग्रामर कॉन्सेप्ट हो चुका है, ग्रामर रखी हुई है होम पेज पे, डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट आपको करवाया गया है, तो चैनल के होम पेज पे जाओ, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्राइटेरियन मतलब एक मापदंड, क्राइटेरिया मतलब बहुत सारे मापदंड, फिनोमिनन मतलब एक घटना, और अगर बहुत सारी घटनाएं हों तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फिनोमीना, ठीक है, लास्ट में ए लगा के। बैक्टीरियम मतलब एक बैक्टीरिया, और अगर बहुत सारे हों तो बन जाएगा बैक्टीरिया, मतलब एक हो तो बैक्टीरियम और कई सारे तो बैक्टीरिया। पोडियम पोडिया, अडेंडम अडेंडा, स्टेडियम स्टेडिया, याद है ना सारे, डेटम डेटा, ये सब ऐसे ही चलेंगे। तो नाउन चैप्टर की एरर है, अगर क्राइटेरियन लिखा है तो सर वो सिंगुलर बनेगा, और अगर वो सिंगुलर बनेगा तो वर्ब आर नहीं, वर्ब इज लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरियन जो है ना वेरियस के साथ में लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में वर्ब नहीं, आप सब्जेक्ट को चेंज करो। वेरियस तो प्लूरल नाउन लेगा ना अपने बाद, तो आप इसको आर को एक प्लूरल नाउन दे दो, यहाँ लिख दो क्राइटेरिया, वेरियस क्राइटेरिया। बढ़े आगे, कह रहे जी बैंक्स आर ऑल्सो इन कंप्लाइंस टू द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क और LAF guidelines issued by the RBI. It added, explaining that it was making the statement in the backdrop of media reports. अब रिपोर्ट्स कौन सी हैं आगे और लंबा दिया हुआ है, छोड़ दो इसको, बाद में पढ़ेंगे इतना वाला। कह रहे जी बैंक जो हैं भारत के वो भी हैं आर ऑल्सो, और कैसे? बिल्कुल कंप्लायंस में, बिल्कुल अडीरेंस में, बिल्कुल अवॉइडेंस में, बिल्कुल फॉलो करते हुए। और किसको फॉलो करते हुए हैं? इस प्रकार की गाइडलाइंस को जो कि इशू की गई हैं सेंट्रल बैंक के, रिजर्व बैंक के द्वारा। कह रहा है ऐसा इसने ऐड कर दिया, रिजर्व बैंक ने ये बात भी जोड़ दी। अब देखो कैसे ऐड किया, ये पूरी बात कैसे ऐड की, ये पूरी बात इन्होंने ऐड की रिजर्व बैंक ने, एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए, दैट वो ये। और क्या समझाया भाई कि जो रिजर्व बैंक है ना ये मेक कर रहा था इस पूरी स्टेटमेंट को, और कैसे? इस चीज़ की बैकड्रॉप में, इस चीज़ को देखते हुए या इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। इन द बैकड्रॉप ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ को पृष्ठभूमि में ध्यान में रखते हुए। और बैकड्रॉप किसका है? उन मीडिया रिपोर्ट्स का। अब वो रिपोर्ट्स के बारे में बता रहा है, रिपोर्ट्स एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट द एक्सपोजर्स ऑफ इंडियन बैंक्स टू अ बिजनेस कंग्लोमरेट। ये वही रिपोर्ट्स हैं जो एक्सप्रेस करती हैं अपनी चिंताओं को उस एक्सपोजर को लेकर के। एक्सपोजर का मतलब होता है किसी से इंगेजमेंट, किसी चीज़ के सामने जब आप, मान लीजिए आप बाज़ार में रहते हैं तो आपका मार्केट से बड़ा एक्सपोजर होगा, आप पढ़ाई करते हैं तो आपका स्टडीज़ से एक्सपोजर होगा, आप साइंटिस्ट हैं तो आपका रिसर्च से एक्सपोजर होगा। तो ये सारी रिपोर्ट्स भी इसी कंसर्न को बताती हैं कि बैंकों का एक्सपोजर भी बहुत है, मतलब बैंकों का लेन देन भी बहुत है एक बिजनेस कंग्लोमरेट के द्वारा। बात हो रही है अडानी ग्रुप की। सेंटेंस मानता हूँ मैं लंबा था लेकिन आसान था, मैंने पीस बाय पीस ब्रेक कर दिया। एक बार पूरा एक साथ पढ़वा रहा हूँ, फिर दे दूंगा इसकी स्ट्रक्चर। बैंक जो हैं वो भी कंप्लायंस कर रहे हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं इस तरह की गाइडलाइंस को जो हमने यानी कि आरबीआई ने इशू की है। ऐसा आरबीआई ने और जोड़ दिया, इस बात को भी साथ में बताया, और ये बताया एक्सप्लेन करते हुए, इस बात को बताते हुए, समझाते हुए कि ये जो आरबीआई है ना ये सारी स्टेटमेंट्स इसलिए मेक कर रहा है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस बैकड्रॉप को देखते हुए। और बैकड्रॉप है उन मीडिया रिपोर्ट्स की जो सारी की सारी कंसर्न को एक्सप्रेस कर रही हैं, चिंताओं को बता रही हैं, और ये चिंताएं लेकर के हैं बैंकिंग सेक्टर के एक्सपोजर को, बैंकिंग सेक्टर के बड़े लेन देन को। और ये सारा लेन देन है अडानी ग्रुप के साथ, एक बड़े बिजनेस कंग्लोमरेट के साथ। समझ गए अब सेंटेंस? बैंक्स की वर्ब है आर, इट की वर्ब है एडिड, इट की वर्ब है वॉज मेकिंग, इट आया है आरबीआई के लिए, इन द बैकड्रॉप ऑफ, है ना, इन द वेक ऑफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन द बैकग्राउंड ऑफ, मतलब इस चीज़ को बैकग्राउंड में या ध्यान में रखते हुए जब कोई काम करते हो तो इन द बैकड्रॉप ऑफ करते हो। बैकड्रॉप का मतलब ये होता है जी बैकग्राउंड में कौन सी सिचुएशन है, कौन सा सिनेरियो है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है। कंग्लोमरेट आप जान ही चुके हैं, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसके बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ हों। ये अंडरस्टैंडिंग सभी की आ सकती है अगर आप रेगुलर रहते हो
पढ़ने में, खुद से पढ़ना आपको ज़रूरी है आर्टिकल्स को। अब सेंटेंस में एक और एरर रखी हुई है जानबूझ के, कितने लोग पकड़ पाए? करवा दें? चलो, 3 वर्ड्स हैं इंग्लिश में, कंप्लाई, अडियर और अबाइड। तीनों वर्ब्स हैं, तीनों का मतलब होता है फॉलो करना किसी चीज़ को सख्ती से। जैसे पुलिस ने कानून बना दिया, मतलब पुलिस ने कह दिया कि धारा 144 लगा रहे हैं, अब घर से बाहर मत निकलना आज। तो आप अगर बाहर नहीं निकले हैं तो आप उस 144 धारा को कंप्लाई विद, अडियर टू या अवॉइड बाय करेंगे। मतलब इन तीनों के खुद के प्रीपोजिशंस हैं और वो फिक्स्ड हैं। ऐसा ना हो बाय को कंप्लाई के साथ में लगा दो, अवॉइड को टू के साथ में लगा दो, अडियर को विद के साथ में, ऐसा नहीं होगा। सबके अपने अपने प्रीपोजिशन है और फिक्स्ड है। और ये जो वर्ब्स है ना, इन्हीं से ही आपने बनाया हुआ है नाउन। कंप्लाई से बनाया है कंप्लायंस, अडियर से बनाया है अडियरेंस, अवॉइड से बनाया है अवॉइडेंस। तो भैया इनके प्रेपोजिशन भी ऐसे ही फिक्स्ड रहेंगे। अब मुझे बताओ कंप्लायंस का प्रेपोजिशन कौन सा होगा? विद आएगा ना। यहाँ पे टू लगाया ना तो यहाँ लगाते अडियरेंस, और यहाँ बाय लगाना था तो लगाते अवॉइडेंस। तो ये अडियर, कंप्लाई और अवॉइड वाला सिस्टम जो है उसको चला के रखना है, बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंप्लायंस के साथ में विद लगना था। चलिए लास्ट 1-2 पैराग्राफ्स हैं। Karachi, while the RBI did not name the conglomerate, the recent rout in Adani Group shares and the group's decision to withdraw a 20,000 crore follow-on public offer या FPO a day after it had been fully subscribed have triggered widespread concern. Karachi जहां RBI ने नाम नहीं लिया, did not name, नेम नहीं किया, और किसको? इस अडानी ग्रुप को, कंग्लोमरेट को, बस ये बोल के छोड़ दिया हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम नाम नहीं बता रहे आपको, ठीक है। तो जहां आरबीआई ने नाम नहीं लिया किसी ग्रुप का, वहीं पे जो रिसेंट राउट आया है, हाल ही में जो बड़ी नाकामयाबी आई है, जो सेटबैक आया है, बड़ा झटका आया है अडानी ग्रुप के शेयर्स में, और जो ग्रुप का डिसीजन है, इस ग्रुप का जो फैसला है, और फैसला क्या करने का? वापस ले लेने का, विड्रॉ कर लेने का अपने 20,000 करोड़ के एफपीओ को। एफपीओ मतलब जब पुरानी कंपनी जो बाज़ार में ऑलरेडी होती है वो अपने शेयर्स इशू करती है तो उसको बोलते हैं एफपीओ। तो वापस ले लेने का अपने एफपीओ को, और कब ले लेने का? 1 दिन बाद, अ डे आफ्टर। और किसके? जब ये पूरे तरीके से सब्सक्राइब हो गया था, पूरे तरीके से इस एफपीओ को खरीद लिया गया था, सब लोगों ने अपना पैसा इसमें डाल दिया था। कह रहे ये दोनों चीज़ों ने, एक तो इस बड़े भूचाल ने, इस राउट ने, और इस डिसीजन ने ट्रिगर कर दिया है, उकसा दिया है हर तरफ फैली हुई चिंता को। अब वो चिंता बताएगा किस चीज़ की है, ये ऊपर आप पढ़ ही चुके हैं, अबाउट द ग्रुप्स लेवल ऑफ इंडेटेडनेस एंड इट्स एबिलिटी टू मीट इट्स डेट ऑब्लिगेशन। चिंता है इस ग्रुप की कर्जदारी के लेवल को लेकर के, इंडेटेडनेस के लेवल को लेकर के, और उसकी उस ताकत को लेकर के जो है मीट करने की, पूरा करने की अपनी कर्जे से जुड़ी जिम्मेदारियों को, डेट से जुड़ी ऑब्लिगेशंस को। आ रही बात समझ में? तो नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन ये दोनों चीज़ों ने ना हमें ये बता दिया कि हर तरफ चिंता यही फैली हुई है, कहीं अडानी ने बहुत सारा कर्जा तो नहीं ले रखा, और कहीं ऐसा ना हो अब ये उसकी ईएमआई ना चुका पाए। इनकी ईएमआई नहीं होती, वैसे नॉर्मल भाषा में ईएमआई बोल रहा हूँ मैं ना। आरबीआई की वर्ब है डिड नॉट नेम, राउट और डिसीजन की वर्ब है हैव ट्रिगर्ड, दोनों मिलकर के प्लूरल नाउन बनाएंगे इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। इट की वर्ब है हैड बीन सब्सक्राइब्ड, इट आया है पब्लिक ऑफर के लिए, एफपीओ के लिए, ठीक है, हैड बीन सब्सक्राइब्ड। इंडेटेडनेस कर्जदारी आप देख चुके हो, और कुछ देखने वाला है नहीं। ऑब्लिगेशन का मतलब है जिम्मेदारी। अब लास्ट में क्या है जी? लास्ट में आरबीआई दे रहा है भरोसा, कह रहा है जी द आरबीआई रिमेन्स विजिलेंट एंड कॉन्टिन्यूज टू मॉनिटर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। अब ये कोड एंड कोड में लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाना भी जानते हो ना, ये वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही खेल है सारा। कह रहा है जी डायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट टेंस के अंदर, डायरेक्ट सेंटेंस में आरबीआई बना हुआ है बहुत ही विजिलेंट, बहुत ही सर्कमस्पेक्ट, बहुत ही चौकन्ना। और क्या बना हुआ है? दूसरा, आरबीआई जो है कंटिन्यू करता है, जारी रखता है मॉनिटर करना इंडियन बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी को, इसकी स्थिरता को। ऐसा आरबीआई ने कह दिया। आ रही बात समझ में? ऐसा इनका आरबीआई का कहना था। और क्या कहना था? और ये कहना था एज द रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर द आरबीआई मेंटेन्स अ कांस्टेंट विजिल ऑन इंडिविजुअल बैंक्स विद अ व्यू टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कह रहा है एक रेगुलेटर के तौर पे और सुपरवाइजर के तौर पे, नियामक के तौर पे, और सुपरवाइजर क्या होता है ना, जो सुपरवाइज करे, जो आपको नियंत्रण करे, आपकी देखरेख करे। कह रहे इन दोनों ही भूमिकाओं में आरबीआई जो है वो मेंटेन करता है लगातार एक विजिल को, एक वॉच को, एक एक बैंक पे, इंडिविजुअल बैंक पे। और क्यों रखता है भाई सारी वॉच? इस मकसद से, विद अ व्यू टू, इस मकसद से कि ये मेंटेन करे
आर्थिक स्थिरता को भारत में मेंटेन करे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, इट सेड, ऐसा आरबीआई ने कहा। तो ये दो स्टेटमेंट्स आरबीआई ने दिए हैं एक के बाद एक। हम सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं और एक एक बैंक पे नज़र रख के देखे हैं। अडानी ग्रुप से किसी भी बैंक को बड़ा जो है नुकसान नहीं होगा। चलो अब सेंटेंस देखते हैं। अब इसमें दो एरर्स भी हैं, अगर ढूंढ सको तो पहले ढूंढने की कोशिश करना। आरबीआई की वर्ब है रिमेन्स और दूसरी वर्ब है कॉन्टिन्यूस। आरबीआई रिमेन्स एंड आरबीआई कंटिन्यूस। इट की वर्ब है सेड, इट आया आरबीआई के लिए। फिर आरबीआई की वर्ब है मेंटेन्स, इट की वर्ब है सेड, इट आया आरबीआई के लिए। विजिलेंट का मतलब होता है चौकन्ना। विजिल नाम के नाउन से विजिलेंट नाम का एडजेक्टिव आप बनाते हैं। विजिल का मतलब होता है ध्यान, निगरानी, कौशन, समझदारी, सावधानी, है ना। विजिलेंट मतलब ध्यान रखने वाला, सावधान, कॉशियस या सर्कमस्पेक्ट। इसी से एक वन वर्ड बनता है विजिलेंटी। विजिलेंटी लिख देता हूँ मैं यहाँ, याद रखना इस वन वर्ड को, विजिलेंटी, ठीक है। विजिलेंटी एक ऐसा आदमी है जो इतना विजिलेंट है, इतना कॉशियस है, इतना वॉचफुल है कि वो कानून भी हाथ में लेने को तैयार है किसी को सबक सिखाने के लिए। विजिलेंटी वो लोग होते हैं जो समाज के लिए कानून हाथ में लेकर के समाज को सुधारने का ठेका अपने सर पे लेते हैं। विजिलेंटी पुलिस की नज़र में अपराधी होते हैं, है ना। पुलिस के हिसाब से तो कानून तोड़ रहे हैं, जैसे कोई किसी ने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, किसी घर पे चोरी हो गई, तो विजिलेंटी आके क्या करेगा, चोर को ही मार देगा जा करके। आ रही बात समझ में। तो पर्सन या पीपल, द पीपल हु प्रेफर टू टेक द लॉ इन देयर हैंड्स टू प्रोटेक्ट द लॉ इटसेल्फ, ठीक है। बैटमैन टाइप्स। चलो तो ये वर्ड वन वर्ड है, याद रखेंगे। और देखने वाला कुछ है नहीं। विजिल नीचे आ ही गया, एक नाउन है। विजिल मतलब मॉनिटरिंग, विजिलेंस। एक सेंटेंस बचा है, ये करवा रहा हूँ। इस ऊपर वाले सेंटेंस में एक एरर रह गई, ढूंढना अगर मिले तो। चलो लास्ट में कह रहा है जी, द आरबीआई हैज़ अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स या CRILC डेटाबेस सिस्टम where the banks report their exposure of 5 crore rupees and above, which is used for monitoring purposes, it added. लास्ट में आरबीआई ने बोला कि आरबीआई के पास एक ये वाला सिस्टम है जिसका इतना बड़ा सा नाम है, ठीक है, और जिसकी शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनिम है CRILC। कह रहा है ऐसा सिस्टम आरबीआई के पास है जहां सभी बैंक्स रिपोर्ट करते हैं अपने लेन देन को, अपने एक्सपोजर को, जो है 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का। और कह रहे जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस इंफॉर्मेशन को यूज़ में लिया जाता है मॉनिटरिंग पर्पजेस से, इस पर्पज़ से कि आरबीआई मॉनिटर कर सके। अगर आप बैंक से 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन ले रहे हो तो बैंक आपका नाम ज़रूर ही आरबीआई को भेजेगा और बताएगा कि इस बंदे को, फला आदमी को मैंने 5 करोड़ का लोन दिया है। फिर वो आदमी, उस आदमी पे आरबीआई अपनी खुद की मॉनिटरिंग भी रखेगा, कहीं ये भाग ना जाए। आरबीआई की वर्ब है हैज़, बैंक्स की वर्ब है रिपोर्ट, विच की वर्ब है इज़ यूज्ड, इट की वर्ब है एडिट। इट आया आरबीआई के लिए, विच आया है डेटाबेस सिस्टम के लिए। चलो अब ऊपर जो एरर निकली थी वो बता दें आपको। देखो, विद अ व्यू टू, सो एज टू, इन ऑर्डर टू, इन अ बिट टू, है ना, और या फिर खाली टू। इन सब के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगा के आप बताते हैं कौन सा काम किस मकसद से आप कर रहे हैं। जैसे आप लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ाई करने, आप लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ाई करने, मैंने आपसे पूछ लिया वाई डू यू गो टू लाइब्रेरी, तो आप लिखेंगे आई गो टू अ लाइब्रेरी टू स्टडी या टू रीड, है ना, या टू जो भी करने जाते हो आप वहाँ। तो ये टू स्टडी की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं सो एज टू स्टडी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इन अ बिट टू स्टडी, जिस भी मकसद से आप जाते हैं। लेकिन विद अ व्यू टू लगाएंगे ना तो मतलब तो वही निकलेगा, लेकिन आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आप लिखेंगे आई गो टू द लाइब्रेरी विद अ व्यू टू स्टडीइंग, समझ गए ना। तो ये विद अ व्यू टू का चक्कर है अपना, ये पूरी लीक से हटके रहता है, अपने साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है टू के बाद में। अगर इस फॉर्मूला को रखा जाए तो क्या इस विद अ व्यू टू के बाद में मेंटेन सही है? नहीं, यहाँ आना चाहिए मेंटेनिंग, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, विद अ व्यू टू वाला वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन अपने बाद में विद अ व्यू टू लेता है। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को, आ जाओ अपने क्विज पे, जल्दी से देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा वो मेजर या फीचर नहीं है जो जुड़ा हुआ है भारत के बैंकिंग सिस्टम के साथ में, जैसा कि हवाला भी दिया गया है, साइट भी किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई ने इनमें से कौन सी बात नहीं की भारत के बैंकिंग सेक्टर के बारे में? क्या आरबीआई ने ये नहीं कहा कि बैंकिंग सेक्टर जो है एलईएफ गाइडलाइन को फॉलो करता है? क्या आरबीआई ने ये नहीं बोला कि बैंकिंग सेक्टर का लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी जो है बहुत अच्छी अवस्था में है? या फिर आरबीआई ने ये नहीं बोला कि बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस जो हैं
नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हैं वो लगातार डिक्लाइन पे हैं, या फिर आरबीआई ने ये नहीं बोला कि बैंक्स 5 करोड़ से ज़्यादा बड़े अपने लोन्स को आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं ताकि आरबीआई मॉनिटर कर सके सेक्टर को। तो आर्टिकल आपने पढ़ लिया है, जो स्टेटमेंट आरबीआई ने दी ही नहीं वही स्टेटमेंट नोट वाली बनेगी, आंसर बन जाएगी। ठीक है, इतना बता दिया, मेरे ख्याल से काफ़ी आंसर निकल आ जाना चाहिए इससे। चलो फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, इसी क्लास के फर्स्ट कमेंट में, पिंड कमेंट में। कह रहे जी, व्हाट कुड बी डिड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंस ऑफ द आरबीआई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स स्टेटमेंट्स मेंशन इन द आर्टिकल। क्या चीज़ आप डिड्यूस कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आरबीआई की स्टांस, आरबीआई की पोजीशन को लेकर के, और किस मामले में, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस मामले में जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं इस आर्टिकल में जैसे कि मेंशन है। तो आरबीआई की स्टेटमेंट से किस तरह की आपको फीलिंग आ रही है सुन करके? क्या ये ऑफेंसिव है, क्या ये अश्योरिंग है, क्या ये डिफेंसिव है, क्या ये एंक्शियस है, या आपको लगता है कि एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव सूट करता है तो मोर देन वन ऑल्टरनेटिव अपना आंसर बनाएं? आपको लगता है ए और डी दोनों हैं, आपको लगता है बी और ए दोनों हैं, या सी और डी दोनों हैं, है ना? तो ये अच्छा गहरा क्वेश्चन है, लेकिन शुरू में मैंने इसका आंसर आपको क्लास के शुरू में बता दिया था, तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ। क्या लग रहा है आपको आरबीआई की क्या स्टेटमेंट्स है ना? फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, पहले अपना भेजा लगा लो, फिर मेरे भेजे से मिला लेना। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ऐसा आदमी जो कानून को अपने हाथ में लेने को तैयार हो उसी कानून को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको वन वर्ड की फॉर्म में क्या बोलेंगे? करवा दिया आपको ये। चौथे पांचवें में 2 एरर्स मिलेंगी, एरर्स मिल सकती हैं इस वर्ड के आसपास, और दूसरी एरर मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, निकालने की कोशिश करो। और 6th वर्ड में, मतलब 6 जो है क्वेश्चन में, आपको एक अंडरलाइंड पार्ट दिया गया है, ये वाला। इस पार्ट को आपको इम्प्रूव करने के लिए बोला गया है। शायद इसमें कोई एरर हो तो उसको इम्प्रूव कर दो, और अगर कोई एरर ना हो तो नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर बन जाएगा। तो देख लो, इन ऑर्डर टू गैदर इन्फॉर्मेशन क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं? 6 क्वेश्चन के आंसर इसी क्लास के फर्स्ट कमेंट में है, जाके चेक कर लो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। मुलाकात होगी कल के सेशन में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल ऐप पे। एसएससी का मेंस का पैक भी लॉन्च कर दिया है, एसएससी बैंक और राइटिंग स्किल्स, अब तीनों का कोर्स आपको मिल जाएगा, जाके फ़ायदा ले सकते हैं। कोर्सेज आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, लेकिन मेहनत आपको खुद से करनी है। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लें, लास्ट मोमेंट पे कोर्स लेना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। अंटिल देन